सियासत बगैर खून खराबे वाली जंग है, जबकि जंग खून खराबे वाली राजनीति है। ये सोच है पड़ोसी देश चीन के एक ऐसे तानाशाह की जिसने किसानों के अधिकारों की लड़ाई लड़ी और चीन को दुनिया के ताकतवर देशों की लिस्ट में शामिल करने के लिए एक बड़ा योगदान दिया। लेकिन इससे अलग दुनिया भर में उसकी छवि एक क्रूर तानाशाह की थी। माओ त्से-तुंग लेनिन और कार्ल मार्क्स का प्रशंसक था। उसने लेनिनवादी और मार्क्सवादी विचारधारा को सैनिक रणनीति में जोड़कर एक नया सिद्धांत दिया, माओ जेडोंग, जिसे माओ त्से-तुंग के नाम से भी जाना जाता है और माओवाद कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि चीन की क्रांति को कामयाब बनाने के पीछे भी माओ त्से-तुंग का हाथ रहा। चीन में माओ को क्रांतिकारी, राजनीतिक विचारक और कम्युनिस्ट दल का सबसे बड़ा नेता माना गया। माओ के बारे में कहा जाता है कि उनका दिन रात को शुरू होता था और दिन भर का अपना सारा काम वो रात के वक्त किया करते थे। चीन के दूसरे नेताओं से उनकी मीटिंग भी रात को ही रखी जाती थी। चीन के कम्युनिस्ट क्रांतिकारी माओ त्से-तुंग एक सैन्य रणनीतिकार होने के साथ कवि के तौर पर भी विख्यात हुए। एक कवि होने के बावजूद चीन का ये तानाशाह अपने विरोधियों को पसंद नहीं करता था। जो कोई भी उसका विरोध करता था उसे मौत के घाट उतार दिया जाता था। कहा जाता है कि माओ 20वीं सदी के 100 सबसे ज्यादा प्रभावशाली लोगों में शामिल था। यह भी माना जाता है कि माओ त्से-तुंग की वजह से ही चीन अपनी नीति और अलग अलग तरह के कार्यक्रमों के जरिए आर्थिक, तकनीकी और सांस्कृतिक विकास के रास्ते पर चलते हुए दुनिया का एक ताकतवर देश बनकर उभरा है। चीन में साक्षरता, महिलाओं के अधिकार, बुनियादी स्वास्थ्य सुविधाओं को चीन में बेहतर करने का श्रेय भी माओ को ही दिया जाता है। चीन में माओ त्से-तुंग ने जमीन और फसलों को लेकर कई तरह की योजनाएं शुरू की। इसी क्रम में साल 1958 में माओ ने दूसरी पंचवर्षीय योजना की शुरुआत की, जिसे ग्रेट लीप फॉरवर्ड के नाम से लॉन्च किया गया। इस योजना का मकसद चीन की अर्थव्यवस्था को तेजी के साथ कृषि से औद्योगिक अर्थव्यवस्था में बदलना था। इस योजना के तहत छोटे कृषि समूहों को तेजी से बड़े सरमाएदार लोगों के समुदाय में विलय कर दिया गया और बहुत से किसानों को बड़े पैमाने पर इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं के साथ ही लोहे और स्टील के उत्पादन पर काम करने का आदेश दिया गया। कुछ निजी खाद्यान्न उत्पादन पर पाबंदी लगाई गई। जानवरों और खेती के उपकरणों को सरकारी संपत्ति घोषित कर दी गई। कहते हैं कि ग्रेट लीप फॉरवर्ड योजना के तहत माओ और दूसरे पार्टी के नेताओं ने कई तरह की अप्रमाणित और अवैज्ञानिक कृषि तकनीकों को लागू करने का आदेश दिया। चीन के किसान स्टील उत्पादन और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में काम करने लगे तो खेती करने वालों की कमी हो गई। ऐसे में प्राकृतिक आपदाओं का असर और ज्यादा बढ़ गया। इसी वजह से चीन में इतिहास का सबसे बड़ा अकाल पड़ा। माना जाता है कि 1958 से 1962 के बीच 4 साल में 1 करोड़ से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। 1 करोड़ से ज्यादा लोगों के मारे जाने के बावजूद माओ के खिलाफ आवाज उठाने की हिम्मत किसी में नहीं थी। वो इतना ताकतवर था कि जो कोई भी उसका विरोध करने की हिम्मत करता, माओ उसे जीवन भर के लिए जेल में डाल देता था। माओ ने मीडिया पर ऐसा शिकंजा कसा था कि चीन का मीडिया आज तक उस शिकंजे से बाहर नहीं निकल पाया है। बाद में चीन के मीडिया की हालत ये हो गई कि जब साल 1976 में माओ की मौत के बाद देंग सियाओपिंग ने चीन की सत्ता संभाली तो किसी को कानो कान खबर तक नहीं हुई। बहरहाल इस खबर पर आपका क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी देश और विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहें TV9 डिजिटल।